प्रमोद महाजन के समय और अरुण जेटली के समय उमा भारती ने भरी मीटिंग में लाल कृष्ण आडवाणी के सामने ये कह के निकली थी कि ये बैठे अरुण जेटली, इनके कमरे से हमारे खिलाफ खबरें प्लांट की जाती है। नेता भयभीत होने वाले छोटे कद के बौने बोनसाई कद के नेता आ गए, बिना शोक मनाए राजनीतिक रिपोर्टिंग, राजनीतिक पत्रकारिता की मौत हो गई है, ये उन्होंने लिखा है। उसको जेस्चर प्रियंका गांधी वाड्रा ने शो किया कि उन्होंने सबके नाम लिए जो लोग पहलगाम कांड में मारे गए। बाकी लोग प्रधानमंत्री के भाषण में तो उनका नाम ही नहीं आया, पहलगाम कांड का जिक्र ही नहीं आया। ये कम लोग जानते हैं। कोई 10 सर्वे कराए हैं भारतीय जनता पार्टी ने पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। हिंदुस्तान में 10 सर्वे हुए हैं, 10 से ज्यादा ही सर्वे हुए हैं जिनमें लोगों का मूड पूछा गया। पहला सर्वे जो हुआ है अप्रैल के एंड में पहलगाम कांड के बाद, सिर्फ एक वही सर्वे था जिसमें गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी, गवर्नमेंट के प्रति भरोसा लोगों का कम हुआ। जिनका बहुत ही बढ़िया जिनकी केमिस्ट्री है प्रधानमंत्री के साथ, उनका नाम सुरेश सोनी है। सुरेश सोनी साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में हैं। और ये भी एक बात कही जाती है बड़ा उस सर्किल में कि उन्होंने एक बार मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री की बात करा करके जो गतिरोध कही है ओवरऑल अध्यक्ष पद को लेकर के नहीं, उसको दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे, इनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं जानता है। आरएसएस के वो कौन से व्यक्ति हैं जो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, इससे आज पर्दा हटाएंगे ऑफ कैमरा में। ऑपरेशन सिंदूर पर जो लोकसभा में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री लगभग 100 मिनट तक बोले। 100 मिनट बोलने के बाद भी उन्होंने कौन से ऐसे 4 सवाल थे जिसके जवाब नहीं दिए, इस पर भी बात होगी। और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने हमें क्या बताया, अपनी कौन सी दुविधा सामने रखी, इस पर से भी पर्दा हटाएंगे। बिहार की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर ने क्यों चिराग पासवान की तारीफ की, और पिछले हफ्ते चिराग पासवान जो बिहार सरकार पर बरसे सोशल मीडिया पर, उसकी क्या वजह थी। किसने चिराग पासवान के जीजा को झिड़क दिया कि क्या एयरपोर्ट पर सीट शेयरिंग की बात होती है, जाइए बीजेपी से बातचीत करके आइए, इस पर भी चर्चा होगी। चर्चा तो ये भी होगी कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ साहब अपने घर बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग ये मंसूबा पाले बैठे हैं कि जगदीप धनखड़ आगे आकर के मोदी सरकार की पोल खोलेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बताते हैं कि महीना 2 महीना नहीं, सालों तक जगदीप धनखड़ चुप रहेंगे और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों ऐसा नहीं करेंगे, इस पर भी बात होगी। और आज के ऑफ कैमरा में बिल्कुल नए मेहमान हैं हमारे साथ। अजीत द्विवेदी हमारे साथ हैं। अजीत द्विवेदी सालों से दिल्ली में रहकर पत्रकारिता कर रहे हैं। पार्लियामेंट, साउथ ब्लॉक, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से खबरों को बतौर रिपोर्टर निकालते रहे और आज एक हिंदी दैनिक के संपादक हैं। तो चलिए पहली बार ऑफ कैमरा में अजीत द्विवेदी जी का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो शो है ऑफ कैमरा, वो ऑफ द रिकॉर्ड बातों का है। जहां तक मेरी जानकारी है, राजनीतिक रिपोर्टिंग में बहुत सारी चीजें लीडर्स, नेता, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हम पत्रकारों को ऑन रिकॉर्ड बताते हैं, जो उनके नाम से छपता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बताई तो जाती हैं, कहवाई तो जाती हैं, लेकिन उसमें किसी का नाम नहीं होता है। तो इस हफ्ते, ये जो हफ्ता बीत रहा है, इस हफ्ते एक बड़ी चीज हुई, वो हुई संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। लोकसभा में 16 घंटे और मेरे ख्याल से राज्यसभा में भी 16 घंटे चर्चा हुई। आपने वो चर्चा सुनी, आप किसके भाषण को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से, अगर मैं एक एक नाम आपसे मांगू, और क्यों? देखिए विकास जी, बात शुरू करें उसके पहले 2-1 बातें कहना जरूरी है जो हम समझ रहे हैं कि आपने जहां से शुरू किया और ये ऑफ द रिकॉर्ड जो रिपोर्टर्स को जानकारी मिलती है उसको लेकर के ये बात है। आपको भी पढ़ना चाहिए, और जो भी दर्शक जिनकी राजनीति में रुचि है उनको इस महीने जो आउटलुक का मैगजीन का जो अंक आया है उसमें हरीश खरे साहब का एक लेख छपा है अगस्त 2025 के अंक में। हेडिंग है उसकी, अनमॉर्न्ड डेथ ऑफ पॉलिटिकल जर्नलिज्म। आपने पॉलिटिकल जर्नलिज्म का कहा, इसलिए हमने इसको कहा कि कोई मौन नहीं कर, कोई बिना शोक मनाए राजनीतिक रिपोर्टिंग, राजनीतिक पत्रकारिता की मौत हो गई है, ये उन्होंने लिखा है उसमें। और ये इतनी सटीक बात है, इतनी सही बात है,
विकास जी, किसी को कुछ भी जानकारी नहीं होती है। जो भी आज आपके सामने या इधर-उधर बैठ करके बातें कर रहे हैं 4 आदमी, वो कोई ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात नहीं कह रहा है। आप पार्लियामेंट में गए और आप पार्लियामेंट के मकर द्वार के सामने खड़े हैं, वहां से निकलते हुए आपने देख लिया कि फला जी ने फला जी से हाथ मिलाया, तो अब आप इसको चर्चा कर रहे हैं गॉसिप की तरह कि फला जी ने फला जी से कैमरा हाथ मिला। तो ये कोई गॉसिप नहीं है, कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं है। फला जी से मिल गए या फला जी ने पीछे से आवाज लगा करके फला जी को रोका, फला जी ने ये कह दिया, ये सब कोई गॉसिप या ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड पहले बातें होती थी, वो नीतिगत बातें होती थी, नियुक्तियों से संबंधित बातें होती थी, नीतिगत फैसलों से जुड़ी बातें होती थी। अब वो नहीं हो रहा है। और उनके लेख का थ्रस्ट हरीश खरे साहब का ये है कि 9:28 तक, रात के 21 जुलाई को 9:28 तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जब तक उन्होंने ट्विटर पर अपना इस्तीफा पोस्ट नहीं किया, तब तक इस देश के किसी राजनीतिक पत्रकार को यह जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के बीच चीजें कितनी बिगड़ चुकी हैं। किसी को कुछ पता नहीं था। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि एक ऐसा ड्रामा है, ड्रामा वर्दी टू मारियो पूजो। उन्होंने कहा कि मारियो पूजो के स्तर का, गॉडफादर के लेखक के स्तर का ड्रामा था, और आज भी किसी को कोई जानकारी नहीं है, कहीं कोई उसको लेकर के रिपोर्टिंग नहीं है। तो ये आजकल जो बातें हो रही हैं, हम उनको नहीं मानते हैं कि कोई ऑफ द रिकॉर्ड किसी को कोई जानकारी मिल रही है। कांग्रेस पार्टी में जरूर कुछ चीजें मिल जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के स्तर पर किसी को कोई जानकारी नहीं मिल रही है, और कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि अपना नाम आगे करके अपनी बाईलाइन से लिख दे या अपने चेहरे से कह दे कि ऐसा होने जा रहा है। बीजेपी में कोई नहीं कह सकता है, किसी को कोई जानकारी नहीं। तो ये जो ये हकीकत है हम लोगों के आज के समय की। तो जी। अब आए सवाल मैं पे या कुछ आऊंगा कहना? संसद, नहीं, मैं संसद वाली चर्चा पे आऊंगा, लेकिन एक सवाल और अपने दर्शकों की बेहद अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा पूछ लूं। आपने बिल्कुल सही आर्टिकल का जिक्र किया, मैं भी उसको पढ़ूंगा, मैंने पढ़ा नहीं है, अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि वो पढ़ें ताकि तस्वीर साफ हो। लेकिन मैं अगर ठीक ठीक कहूं तो शायद 1990-95 के आसपास अपने दिल्ली में रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी, अगर मैं सही तथ्य रख रहा हूं तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे बताइए, 90-95 या 95 से लेकर के 2014 या 2025 तक की जो राजनीतिक पत्रकारिता है, उसको कैसे बदलते हुए आपने महसूस किया है, थोड़ा ये बताइए पहले। देखिए, वो जो एक हरीश खरे दौर साहब था। ने लिखा उसको, हाँ, जो हरीश खरे साहब ने लिखा उसको बतौर रिपोर्टर आपने कैसे बदलते हुए देखा है, पहले इसी को बताइए। नहीं, हमने बिल्कुल एकदम सेम वैसा ही फील किया, इसलिए हमने वही उसी से बात शुरू की है कि हमने वो फील किया है। 2014 के बाद की जो पत्रकारिता है, जहां लगातार एक्सेस डिनाई किए जा रहे हैं, आपका एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है। एक समय था जब हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, 1996 की बात होगी, तो हमारी मोटरसाइकिल गेट नंबर 4 के पास लगती थी नॉर्थ ब्लॉक में। नॉर्थ ब्लॉक के गेट नंबर 4 के पास पार्किंग बना हुआ था, जहां एक बार धमाका भी हो गया था। वहां बाइक लगती थी और आप एकदम आराम से चले जाइए, आपके पास पीआईबी कार्ड है, कुछ भी किसी से कहने पूछने की जरूरत नहीं है। आप जाइए वहां, अधिकारियों के कमरे में जाइए, नेता के कमरे में जाइए, जो बात आप बैठे ऐसे सुनते रहिए लोगों से। क्योंकि हमारे एक एडिटर ने उसके बाद हालांकि ये बात कही कि आप, पत्रकार टाइम इन्वेस्ट कर सकता है, दूसरा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो आप टाइम इन्वेस्ट करिए, जाके ऑफिसेज में बैठिए, आप गॉसिप सुनिए, ओवर हियर करिए चीजों को, आप उसके बाद लिखिए, कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी, आपको दस्तावेज भी दे दिए जाएंगे। ये 2014 तक बहुत ही सहज रूप से, स्मूथ तरीके से ये सब होता रहता था। उसके बाद लगातार एक्सेस डिनाई किया गया। अब आप नॉर्थ एवेन्यू, नॉर्थ ब्लॉक में नहीं जा सकते हैं, साउथ ब्लॉक में नहीं जा सकते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री का जो साउथ ब्लॉक का ऑफिस है वहां नहीं जा सकते हैं। अब कई दूसरी मिनिस्ट्रीज का भी एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। आपके पास पीआईबी कार्ड है तभी आप नहीं जा सकते हैं, जब तक अंदर से आपके लिए मैसेज नहीं होगा कि आपको किससे मिलना है। वो व्यक्ति अगर आपको बुलाएगा और नीचे गेट पर आपका नाम लिखा होगा, तभी आप जा सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन पहले कभी नहीं था। ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ पीएमओ को लेकर के था, और साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस को लेकर के था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लेकर के भी नहीं था, ये विदेश मंत्रालय को लेकर के भी नहीं था। आप रक्षा मंत्रालय में या प्रधानमंत्री कार्यालय में जाने के लिए अंदर से सूचना की जरूरत होती थी। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के लिए तो कोई सूचना ही नहीं थी। तो इस तरह से एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, आप जा नहीं सकते हैं। जब आप नहीं जाएंगे तो आप कैसे सुनेंगे, आप कैसे जानेंगे, कैसे आपको आप फाइल का मूवमेंट, लीडर्स का मूवमेंट आपको नहीं पता चलेगा। एक दूसरी बात, जो दूसरा चेंज हुआ है, वो ये है, जब का आपने जिक्र किया 95 का और उसके बाद के समय का, उस समय बड़े नेता होते थे, वो भले अपना आला कमान किसी को मानते थे, लेकिन वो अपनी हैसियत से बड़े नेता थे और कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र थे। अगर उनके मन की कोई बात है तो वो आपके साथ शेयर करते थे। अब क्या हुआ है कि अब ऐसे लीडर्स की कमी बहुत बहुत कम रह गए, ऐसे लीडर
बीजेपी में तो कोई भी नहीं रह गया है जो आला कमान के भय की परवाह किए बगैर आपसे कोई बात शेयर कर दे। अब कोई नहीं करता है। ये दो मेजर चेंज हैं। एक तो एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया मैक्सिमम जगहों पर। पार्टी कार्यालय में भी आपका एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है। आपको एक तरफ बिठाया जाएगा, आप किसी को कहिए वो आए आपसे मिलने, आप फ्रीली घूम नहीं सकते। पार्टी कार्यालय में भी नहीं घूम सकते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप फ्रीली नहीं घूम सकते हैं। कांग्रेस का भी जहां नया कार्यालय आ गया वहां फ्रीली घूमने के लिए कुछ है नहीं। तो आप एक्सेस रेस्ट्रिक्ट हो गया। और दूसरे नेता भयभीत होने वाले छोटे कद के बौने बोनसाई कद के नेता आ गए, जो खबर जिसको पहले कहते थे कि लीक किया, प्लांट किया। बीजेपी में हमने विकास जी ऐसी लड़ाइयां देखी है प्रमोद महाजन के समय और अरुण जेटली के समय। उमा भारती ने भरी मीटिंग में लाल कृष्ण आडवाणी के सामने ये कह के निकली थी कि ये बैठे अरुण जेटली, इनके कमरे से हमारे खिलाफ खबरें प्लांट की जाती। तो इस तरह से जो अरुण जेटली बैठते थे, 11 अशोक रोड में बीजेपी का ऑफिस था और 9 नंबर अशोक रोड अरुण जेटली को आवंटित था। वहां उन्होंने अपने लिए कमरा रखा हुआ था, बाकी पार्टी के कामकाज में दिया था। वहां बैठते थे और प्रेस ब्रीफिंग के बाद एक डी ब्रीफिंग होती थी उनके कमरे। तो ये जो डी ब्रीफिंग का कल्चर था, ये कांग्रेस में भी था, बीजेपी में भी था, बड़े नेता करते थे। हमारे आपके जैसे रिपोर्टर के ऊपर डिपेंड करता था कि उसको हम लोग कैसे फिल्टर करते हैं, कितना लोगों को बताते हैं, कितना नहीं बताते हैं, किस रूप में बताते हैं। अब वो सारा कल्चर खत्म हो गया। अब न अरुण जेटली हैं न प्रमोद महाजन हैं, अब कोई उस तरह का नेता नहीं है। वेंकैया नायडू और अनंत कुमार जैसा भी कोई नहीं है, सुषमा स्वराज भी नहीं है, कोई नहीं है जो इतनी हिम्मत कर सके कि पार्टी के अंदर कोई गतिविधि चल रही है तो आपको ब्रीफ कर दे ऑफ द कैमरा। कई बार तो ये भी होता है विकास जी को, उसको खुद ही जानकारी नहीं होती है कि क्या हो रहा है। ये इतना इतना कंट्रोल्ड हो गया है। तो ये फर्क जी, मैं एक संस्मरण याद कर पा रहा हूँ अरुण जेटली के इसी डीप ब्रीफिंग का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो ऐसे ही कमरे में कुछ पत्रकारों के साथ बैठ करके कुछ शेयर कर रहे थे और कोड वर्ड में कोई नाम ले रहे थे और उनके जो पुराने पत्रकार उनकी बैठकी में बैठने वाले थे वो तो समझ रहे थे। वहां एक महिला बैठी थी, मेरे ख्याल से उन्हीं की किताब में मैंने पढ़ा, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने वो जो कोड वर्ड था उसको वो नहीं पकड़ पाई, तो उन्होंने पूरा नाम ले लिया कंफर्म करने के लिए कि क्या उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो अरुण जेटली ने उनकी तरफ देखा और कहा कि आप नहीं हैं क्या बीट पर, थोड़ा काम करिए, तब बैठा करिए ऐसे ही बैठकों में। तो वो पढ़ के दिलचस्प लगा। हाँ है, उस तरह का होता था। हम लोगों ने देखा, हम लोग बहुत बाद तक, उनके मंत्री हो जाने के बाद तक भी पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में, पार्लियामेंट मतलब परिसर में एक उन्हीं का कार्यालय था जहां रिपोर्टर्स जाते थे। बीजेपी के बाकी किसी मंत्री के नहीं जाते थे, उनके यहाँ जाते थे जो इकोनॉमिक जर्नलिस्ट थे और जो दूसरे भी जो बीजेपी कवर करने वाले। और उनका कमरा भरा रहता था पत्रकारों से। कई उसमें की भी इंसिडेंट है, कई लोगों का भी सक्रिय राजनीति में है वो नेता जिनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, जिनको किस बुरी तरह से अरुण जेटली ह्यूमिलिएट करते थे कि वो कमरे में आ गए और उन्होंने कहा करे आप फिर आ गए, आप निकलिए भाई, यहाँ देखिए क्या चल रहा है। तो वो एक कमरा था। लेकिन अब कोई नेता नहीं है ना, वैसे कमरे हैं जहां आप चले जाइए, मुंह उठा करके बैठ जाइए, आपको चाय पिलाई जाए, कुछ खबर आपको बताई जाए। एक तो किसी के पास खबर नहीं होती है, होती भी है तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो बता सके। ये एक लाइन में कहूं तो सूचनाओं पे पहरा लगा दिया गया है। पत्रकार जिनका काम है सूचनाएं निकालना और सूचनाएं देना, उस पर पहरा लग गया। और इसका ताजा उदाहरण जिससे हमारी बातचीत शुरू हुई, वो जो पूर्व उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से ये बात बिल्कुल साफ हो गई, जहां से हम लोगों ने बातचीत शुरू की। हाँ, तो हम चलिए उसी जी नहीं, उसी की पर पहले उसी पर चर्चा कर रहे क्या विकास जी? हाँ, पहले उसी पे बात कर लेते हैं। चलिए, अब मुझे ये सवाल मेरा ये है, जब ये आपने बता दिया कि कैसे सूचनाओं पे पहरा लग गया है, आपने आउटलुक के आर्टिकल का भी जिक्र किया, बात पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से शुरू हुई थी, लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है उनके इस्तीफे को। अब टुकड़े टुकड़े में कुछ खबरें लीक होती हैं, कभी कहा जाता है कि वो BMW मांग रहे थे, कभी तमाम तरह की ऐसी चीजें होती थी। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब की तरफ से पूरी चुप्पी है, किसी तरीके की कोई बात न कही जा रही है न सुनी जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जगदीप धनखड़ का जो पूरा पास्ट है, जिस तरीके का उनका करियर रहा है, जिस तरीके से वो वोकल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी खबरें देख सुन करके वो चुप रह पाएंगे, वो चुपचाप एग्जिट मार लेंगे, या फिर ये जो शांति है ये तूफान से पहले वाली शांति है? अजीत जी, देखिए, हो सकता है कि तूफान के पहले वाली शांति हो। हम उनको बहुत लंबे अरसे से जानते हैं। जब वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत ही अच्छे वकील थे, कॉन्स्टिट्यूशन मामलों के भी जानकार हैं और कॉर्पोरेट कॉमर्शियल मामलों के भी बड़े जानकार हैं। और हमारा बड़ा कनेक्शन इस नाते रहा कि वो उनका जो सागर अपार्टमेंट में वहां तिलक मार्ग पर जो उनका ऑफिस था वहां भी जाना, उनके साथ राजनीतिक बातें करना। झारखंड वो बहुत जाते थे क्योंकि वो सेल, कोल इंडिया, इन सब के भी आर्बिट्रेशन में या
उसमें जाते थे, कलकत्ता जाते थे, बड़े अच्छे वकील थे, हमारा संपर्क उस तरह से है कई स्तर पर। हम जहां तक उनको जानते हैं, जो लोग भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सत्यपाल मलिक होंगे, हो सकता है कि उनको निराशा मिले, वो निराश हो, वो नहीं, वो अभी कम से कम तुरंत हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सत्यपाल मलिक टाइप से हो जाएंगे और उस तरह की बातें करने लगेंगे जिन बातों का कोई बहुत ठोस आधार नहीं होगा। वो करेंगे तो बहुत गंभीर बात करेंगे। अभी देखिए कई जगह लोग नहीं मानते हैं इस बात को, लेकिन सत्यपाल मलिक ने जिस तरह की बातें कही, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठे कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब आपने ये बातें तब शुरू की जब आपको एक कार्यकाल में 4 जगह ट्रांसफर किया गया। आप बिहार गए, आप वहां से जम्मू कश्मीर गए, आप गोवा गए, मेघालय गए, सब जगह के ट्रांसफर आप लेते रहे, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। जब हट गए तब आपने कहना शुरू कर दिया। सत्यपाल मलिक की वजह से कि जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनी कांग्रेस एनसी और पीडीपी की, उन्होंने कह दिया कि राजभवन का फैक्स खराब था। तब तक आप तो पूरी तरह से मिले हुए थे सरकार के साथ, फैक्स खराब हो गया तो आपको बात ही नहीं हो सकी कि वो लोग तीनों लोग मिल करके और अपना समर्थन दे रहे हैं। आपने कह दिया फैक्स खराब है और आपने भारत सरकार को रिपोर्ट भेज दी कि भंग कर दीजिए असेंबली। तो जो असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में थी, वो असेंबली नवंबर 2018 में भंग हो गई आपके रिकमेंडेशन पर। सरकार नहीं बनी जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनने वाली थी। तो अब आप कुछ लोग हैं जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। विकास जी, हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अपने उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उस तरह से जगदीप धनखड़ इस्तेमाल नहीं हो। जगदीप धनखड़ बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत ही सीजन लीडर हैं, एमपी रहे, मंत्री रहे, गवर्नर रहे। वो नहीं होंगे अभी, आगे होंगे नहीं होंगे हम नहीं कह रहे, लेकिन अभी तत्काल कम से कम अगले कई महीनों तक, बरसों तक भी कह सकते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहने जा रहे। कोई रायता नहीं फैलाने जा रहे हैं वो सरकार के बारे में कि क्या हो रहा था सरकार में और किस बात के लिए झगड़ा हुआ। हम आप अलग अलग तरीकों से जो खबरें आ रही हैं उनसे जान लेंगे। वो क्यों नहीं कहेंगे, ओके। वो क्यों नहीं कहेंगे, बताइए। इसके इसके कई कारण है। एक तो पहला कारण तो यही है कि सत्यपाल मलिक साहब बीजेपी की आइडियोलॉजी से उस तरह से नहीं जुड़े थे जिस तरह से जगदीप धनखड़ साहब बाद के दिनों में बीजेपी की आइडियोलॉजी से जुड़ गए। वो नहीं, बीजेपी के कहा तो साथ ये भी जाता है, कहा भी इस घटना के बाद कहा भी तो ये भी गया अजीत जी बार बार कि जगदीप धनखड़ भी बीजेपी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए नहीं थे और अब नया जो उपराष्ट्रपति बीजेपी चुनेगी वो बिल्कुल अपने आइडियोलॉजी से जुड़े किसी व्यक्ति को चुनेगी। कहा तो ये भी गया उनके बारे में कि वो भी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए नहीं है। नहीं थे वो, लेकिन वो जुड़ गए थे बाद के दिनों में। हमने कहा, हमारे सुनिए, हमने कहा कि वो बाद के दिनों में जुड़ गए थे। सत्यपाल मलिक साहब कभी नहीं जुड़े थे बीजेपी से। सत्यपाल मलिक साहब बीजेपी से जुड़े नहीं थे। बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी के लिए उन्होंने कभी कोई ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर के, आप बताइए, आपको कोई ध्यान है गवर्नर रहते हुए उन्होंने किसी अपोजिशन की सरकार को परेशान करने के लिए कोई इस तरह का कुछ अपोजिशन की गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा करने वाला बीजेपी के एजेंडे के तहत काम किया हो? एक आखिरी वही जम्मू कश्मीर का जो हमने बताया, तो वो आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े थे। जगदीप धनखड़ साहब भी समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन बाद के समय में वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ गए और उसकी लाइन पर वो सोचने लगे। तो वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक दबाव होगा आइडियोलॉजी का, आरएसएस का, बीजेपी का, के लोगों का, कि वो कुछ नहीं कहे। कब तक नहीं कहते हैं ये देखने की बात होगी। उनकी शिकायत निश्चित रूप से होगी, उनकी शिकायत निश्चित रूप। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप लंबे राजनीतिक जीवन में रहते हैं, सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और संवैधानिक पदों पर रहते हैं, तो आप कई बातों के प्रिवी होते हैं, आप कई बातों के बारे में आपको जानकारी होती है, लेकिन आपके बारे में भी कई बातें सरकार को पता होती है। तो इसलिए हम आपको ध्यान होगा किस तरह से प्रशांत किशोर, जितने लोग सत्ता में रहे उनकी पोल खोल रहे हैं। जो सत्ता में रह लिया उसकी पोल खोलना बहुत आसान है। उसके पीछे बहुत सारे, उसके कबर्ड में बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं, आप खोल दीजिए तो कंकाल गिरने लगेंगे। जो सत्ता में कभी नहीं रहा उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जैसे जो ऐसी चीजें आएंगी, जैसे एक चीज थी कि वो विदेश दौरे पर गए तो प्रोटोकॉल को लेकर के जगदीप धनखड़ साहब को समस्या थी, खासतौर से ईरान के दौरे पर जब वो गए थे तो उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं मिला। वो चाहते थे कि कमरे को, होटल के कमरे को लेकर के कंट्रोवर्सी हो गई थी। अभी देखा कि 3 BMW कार जो है उनके पास थी, बुलेट प्रूफ, पुरानी हो गई थी। चिट्ठी लिखा गया एडिशनल सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री में और कोई रिस्पॉन्स उस पर नहीं हुआ। और जगदीप धनखड़ साहब इनोवा कार से चलने लगे। एक भी पॉलिटिकल जर्नलिज्म ने, जर्नलिस्ट ने ये नहीं मार्क किया कि BMW छोड़ करके वो इनोवा से क्यों चल रहे हैं। अगर उसी समय किसी ने मार्क कर लिया होता कि वो BMW छोड़ के इनोवा से चल रहे हैं और इसकी पड़ताल करता, तो क्या पता उसको पहले कुछ बातें जानकारी लग जाती। लेकिन किसी को पता नहीं चला, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसी कई चीजें हैं, कई शिकायतें थी उनके यहाँ, उनके दफ्तर में कामकाज को लेकर के, कई रिश्तेदारों के उनके ऑफिस में नियुक्ति को लेकर के, ऐसी कई शिकायतें थी। लेकिन वो सारे कारण नहीं थे, वो सारे कारण नहीं थे। कारण विशुद्ध रूप से राजनीतिक थे, न्यायपालिका से जुड़े थे, जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के इम्पीचमेंट से जुड़े थे, और कहीं ना कहीं
जो हम उसकी पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, जो एक पुराने जर्नलिस्ट ने अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कहा है, लेकिन उनकी अपनी महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ तक चीजें ये पहुंची। सब हुआ, ये पूरा एपिसोड चला। चलिए, तो जैसा आप कह रहे हैं, जगदीप धनखड़ लंबे समय तक चुप्पी साधे रहेंगे, अगर आपकी बात का मतलब मैं निकालूं, और वो जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि संसद में शुरुआती हफ्ते में गतिरोध रहा, उसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों इस बात पे राजी हुए कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, और लोकसभा राज्यसभा दोनों में भरपूर चर्चा इस मामले पर हुई। पक्ष विपक्ष दोनों ने अपने तरफ की बातें रखी। अगर मैं बात करूं लोकसभा की, लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष वो भी बोले, प्रियंका गांधी भी बोले, लोकसभा में उप नेता प्रतिपक्ष जो है वो गोगोई साहब वो भी बोले, बाकी सांसद भी बोले, और सरकार की तरफ से गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, खुद प्रधानमंत्री भी बोले। मैं अगर आपसे पूछूं इस चर्चा से पहले, मैं आपके पास आऊं उसके पहले, इस चर्चा से पहले मैं कांग्रेस के एक सीनियर नेता के साथ बैठा था, और वो ये कह रहे थे, एकदम सेशन शुरू होने से एक दिन पहले की बात, और वो कह रहे थे कि हम लोग फंस गए हैं। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पहले जो बिहार में एसआईआर चल रहा है उस पर चर्चा करवाएं की मांग करें, या फिर ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा की मांग करें। तो ये एक उलझन थी कांग्रेस के अंदर। मैं बीजेपी के हवाले से पूछूं, क्या मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही होगी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो? एक तो ये बात है, आपके पास क्या जानकारी बताइएगा। दूसरी की लोकसभा में जो चर्चा हुई, राहुल, प्रियंका, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ, आप किसके भाषण को पत्रकार के हिसाब से संतुलित और बढ़िया मानते हैं? देखिए विकास जी, एक तो बीजेपी निश्चित रूप से चाह रही थी, क्योंकि उसने विशेष सत्र का आयोजन नहीं किया था विपक्ष की तमाम मांग के बावजूद। न पहलगाम कांड के बाद और न ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया था। तो सरकार इस बात के लिए तैयार थी कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा होगी पार्लियामेंट में। और ये बात जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें किरेन रिजिजू ने कह दी थी ये बात कि ये चर्चा होगी। अपोजिशन के आप पिछले 3-4-5 सेशन के का हम आपको मिसाल दे सकते हैं कि पहला हफ्ता हंगामे में गुजरता है। एक आध बीच में कोई अपवाद था, नहीं तो उसके पहले हर बार कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती थी। कभी मणिपुर की घटना आ गई, वहां लाशों की तस्वीरें आ गई, टंगी हुई लाशें, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, कभी कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से कभी हिंडनबर्ग की अडानी पर रिपोर्ट आ गई, कभी माधवीपुरी बुच पर रिपोर्ट आ गई। पार्लियामेंट के सेशन से पहले और सेशन डिस्टर्ब हो गया, पहला हफ्ता तो इसमें चला जाता है। जो भी सार्थक चर्चा होती है वो दूसरे ही हफ्ते से होती है। तो ये सरकार को भी पता थी ये बात कि पहला हफ्ता चर्चा नहीं हो सकती ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर, क्योंकि अपोजिशन मन बना करके बैठा हुआ है कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का, उस पर हम लोग वो मुद्दा उठाएंगे। तो इसलिए पहले हफ्ते में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई पहले ही दिन, उसमें कोई ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर के चर्चा की बात नहीं हुई। सुचारू तरीके से संसद चलाने की चर्चा हुई थी, और जो नहीं चली, जाते ही सदन में दोनों ही हाउसेज में अपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। तो ये सरकार भी जानती थी, अपोजिशन को भी पता था कि पहला हफ्ता हंगामा होना है। फिर आखिरी दिन, पहले हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह तय हुआ कि हम लोग अगले हफ्ते सोमवार से इस बात की चर्चा शुरू करेंगे। पहलगाम और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर 16-16 घंटे की चर्चा होगी। ये फिर शुक्रवार को सहमति बन गई। तो ये एकदम डॉटेड लाइन पर, एक स्क्रिप्टेड लाइन पर ये चीजें तय हुई दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि पहला हफ्ता हंगामा होगा, अपोजिशन एसआईआर पर हाउस नहीं चलने देगा, दूसरे हफ्ते में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा होगी। तो वो चर्चा शुरू हुई। तो पहली बात, पहला सवाल तो आपका ये था, उसका जवाब है। अब सबसे अच्छा भाषण किसका रहा, तो विकास जी ये बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है, क्योंकि किसी ने कुछ भी नई बात नहीं कही। नई बात आप जब कहते हैं तो फिर उसके आधार पर आपको जज किया जाता है। उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी का एक जो जेस्चर था, हम लोगों ने देखा था कि कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो एक बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरा सिर्फ नाम छाप दिए थे मरने वालों को, अपने पूरे एडिशन में उसने नाम छाप दिए थे मरने वालों को। ये एक बड़ा भारी ट्रिब्यूट था, ये ट्रिब्यूट देने का एक तरीका था कि जो लोग मर गए उसमें। तो ये उस तरह से एक जेस्चर प्रियंका गांधी वाड्रा ने शो किया कि उन्होंने सबके नाम लिए जो लोग पहलगाम कांड में मारे गए। बाकी लोग प्रधानमंत्री के भाषण में तो उनका नाम ही नहीं आया, पहलगाम कांड का जिक्र ही नहीं आया, जिसको बाद में वो शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा सोशल मीडिया में। तो ये एक नयापन जो था, एक नोवेल्टी जो हमको दिखा, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण में दिखा। बाकी राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे, पहले से पूछा जा रहा था पिछले 3 महीने से, मतलब 22 अप्रैल के बाद से वही सारे सवाल पूछे गए। तो सवाल उसके बाद, इसलिए हम रेट नहीं करेंगे। देखिए हमको अब ध्यान आ गया विकास जी, जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी,
उस समय हम लोग एक पत्रिका निकालते थे, राजनीति नाम था उस पत्रिका का। उस पत्रिका की कवर स्टोरी थी, उसी डिबेट पर स्टोरी थी। तो हम लोगों ने उसको 2 सेगमेंट किए थे। एक सेगमेंट था कि जिन्होंने कुछ कहा, उसमें कई नेताओं के नाम थे, और दूसरा सेगमेंट था कि जो सिर्फ बोले। तो वो सेगमेंट में था कि जो लोग सिर्फ बोले, कुछ कुछ वर्दी नहीं था, उनकी बातचीत में कुछ कहने लायक, कुछ जिक्र करने लायक नहीं था। बस बोल तो गए, हमको, बस बोल हम गए। तो बोल के खड़े हैं, बोलना है आपको तो आप आके कुछ भी बोल दीजिए। तो जो सिर्फ बोले और जिन्होंने कुछ कहा, कहने वालों में हमको उस समय, बहुत पुरानी बात हो गई, 99 की बात है ये, सोमनाथ चटर्जी का भाषण हमने लिखा था, चूंकि उस समय वो हम सुन के आए थे, कि जिन्होंने कुछ कहा। और जो सिर्फ बोले, उसमें सुषमा स्वराज का भाषण हमने उसमें कोट किया था, कि उन्होंने सिर्फ कहा, सरकार की तरफ से सरकार का बचाव करना है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों ने सिर्फ बोला, चाहे प्रधानमंत्री का 100 मिनट का भाषण हो, 1 घंटा 40 मिनट का, सिर्फ बोला गया, कहा कुछ नहीं गया, कुछ भी वर्दी नहीं कहा गया, जिससे बिहार देश के लोग जो है, कोई उनके अंदर भरोसा बढ़े, कोई समझदारी डेवलप हो, कुछ इंसाइट मिले, कुछ लगे, कुछ यकीन हो कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे विकास जी, जी, जी। जो नहीं कहा गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो चीजें मिस कर दी गई वो इंपॉर्टेंट थी चीजें। 4 सवाल थे, बताइए। प्रधानमंत्री ने उन चारों सवालों के जवाब नहीं दिए। तो वो जिसका जवाब देना था, उस पर भी एक इंसाइट है, हमको किसी ने कहा, जो उनके उनके करीबी हैं, उन लोगों ने कहा। जैसे सवाल था कि पहलगाम में नेहरू का नाम 14-15 बार लिया प्रधानमंत्री ने, तो पहलगाम के बैसरन घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती तो नेहरू ने नहीं रोकी थी ना। भाई, उनकी तमाम गड़बड़ियां, सिंधु जल संधि से लेकर के और कश्मीर को, उन्होंने तो नहीं कहा होगा ना कि बैसरन घाटी में सेना तैनात या सुरक्षा बल तैनात नहीं हो। कोई 20 मिनट तक आतंकवादियों का तांडव रहा, दर्जनों गोलियां चली, सैकड़ों गोलियां चली, और वहां पहले से भी कोई नहीं था, और 20 मिनट की दूरी पर भी कोई नहीं था कि भाग करके आकर के गोली चलाए। उस घाटी में तो गोली की आवाजें गूंज रही होंगी ना, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक, कहीं से सुन के किसी को तो चलना चाहिए था। एक भी गोली प्रतिवाद में नहीं चली। तो क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं सुरक्षा बल तैनात थे, आपने इसका जवाब नहीं दिया। सीज फायर पर क्यों वो ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं, और जब हम अपर हैंड था हमारा, हम अगर बहुत मजबूत पोजीशन में थे, तो हमने कुछ शर्तों के साथ क्यों नहीं समझौता किया, ट्रंप की बात और शर्तें क्यों नहीं लगाई। चाइना के बारे में हम लोगों के तीसरा सवाल यह है कि सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और जकार्ता में हमारे डिफेंस अताशी जो है कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने कहा कि हमारा नुकसान हुआ, हमारे विमान गिरे। शिव कुमार ने तो यह भी कहा कि राजनीतिक नेतृत्व के फैसले की वजह से ऐसा हुआ। तो आपने नहीं बताया कि हमारा नुकसान हुआ कि नहीं, कितना नुकसान हुआ, ये नहीं, सवाल का जवाब नहीं मिला। और हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल राकेश आर सिंह ने कहा कि चीन लड़ रहा था उधर से, और उसने अपने हथियारों का परीक्षण किया, पाकिस्तान के जरिए हमारे ऊपर अपने हथियारों का परीक्षण किया। तो एक बार भी आपने चीन का नाम नहीं लिया। तो ये जो 3-4 सवाल है, ये जो मिसिंग थे, ये असली चीज था कि ये क्यों मिस हुआ। हमने पूछा किसी से कि भाई ये क्यों मिस था, प्रधानमंत्री ऐसा तो है नहीं कि इतना आर्टिकुलेट स्पीकर हैं और इतनी तैयारी से भाषण देते हैं। उनका कहना था कि उनको पता है कि पहलगाम कांड के बाद, ये कम लोग जानते हैं, कोई 10 सर्वे कराए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हिंदुस्तान में 10 सर्वे हुए हैं, 10 से ज्यादा ही सर्वे हुए हैं, जिनमें लोगों का मूड पूछा गया है। पहला सर्वे जो हुआ है अप्रैल के एंड में पहलगाम कांड के बाद, सिर्फ एक वही सर्वे था जिसमें गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी, गवर्नमेंट के प्रति भरोसा लोगों का कम हुआ था। सिर्फ एक सर्वे में ऐसा हुआ, सिर्फ पहले सर्वे में ऐसा हुआ। उसके दूसरे सर्वे के बाद से ये चीजें ठीक होने लगी, और आखिरी सर्वे आते आते लोगों का यकीन और लोगों का भरोसा वापस उसी तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर बन गया था। इसलिए उन सब चीजों को छोड़ दिया गया। कहा गया कि जनता को जब उसकी जरूरत नहीं है, जो हमारा सपोर्टर बन गए, उसको कोई जरूरत नहीं है, उसको यकीन है कि हम जो कह रहे हैं उस पर यकीन कर रहा है, तो हम दूसरे के कहने से, हम गैलरी के लिए नहीं प्ले करेंगे। गैलरी का मतलब कि जो अपोजिशन कर रहे हैं, हम उसके लिए प्ले नहीं करेंगे। ये हम लोग, एक सलीम दुर्रानी क्रिकेटर होते थे कि स्टेडियम के जिस उससे छक्के की मांग आती थी, उधर छक्का मार देते थे। तो बीजेपी ने कहा कि हम गैलरी के लिए प्ले नहीं करेंगे। आप पूछ रहे हैं, उसका जवाब नहीं देंगे। हमारे समर्थक जो जानना चाहते थे उनको बता दिया गया है, और उनको हमारी बात पर यकीन है। हम कितना भी जवाब देंगे तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए आपको बताने की जरूरत। मैं कल ही एक और, हमारे जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय के एक रेडियो संपादक रहे, उनको सुन करके हमने पत्रकारिता करेंगे ऐसा सोचा था। उनको मैं सुन रहा था तो उन्होंने एक सही बात मुझे लगी जो आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ तो ऐसे मौके आने चाहिए जहां वो चुनावी नफे नुकसान से बाहर जाकर कोई बात बोले या बोलने की हिम्मत रखे। जैसे आज भी कई चीजों के लिए हम लोग नेहरू को याद करते हैं, तो नेहरू ने कुछ गलतियों को एक्सेप्ट किया ऑन रिकॉर्ड,
क्या भाई ये गलती हुई? तो ये जो मौका है पहलगांव का या उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का, खासतौर पे पहलगांव में जैसे आतंकी आए, आप खुद कह रहे हैं 20 मिनट तक तांडव रहा, कई लोग मारे गए, उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से एक भावनात्मक भाषण की गुंजाइश थी। हालांकि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करवाया, उस सर्वे से जो उनको नतीजा मिला उसके हिसाब से प्रधानमंत्री बोले, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कम से कम मुझे ऐसा लगता है बतौर पत्रकार, आप पहलगांव में जो लोग मारे गए उनको भी भूल गए, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद जो सीमा पार से फायरिंग हुई उसमें जो लोग मारे गए उनका नाम भी नहीं आया, चलिए उनको भी छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे जिस बात की हैरानी है सर, वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो सेना के, बीएसएफ के कुछ जवान शहीद हुए, उनका नाम तक नहीं लिया गया, उनके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द तक नहीं कहे गए। जब ऑपरेशन चल रहा था तब बीएसएफ, सीआरपीएफ और आर्मी की तरफ से उनके सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन न देश के गृह मंत्री ने, न देश के रक्षा मंत्री ने, जहां तक मुझे याद है, और न देश के प्रधानमंत्री ने किसी मौके पे यह स्वीकार किया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमारे इतने जाबाज शहीद जवान जो है वो शहीद हो गए। हो सकता है ऐसा कहने के चुनावी नफे नुकसान हो सकते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करना बेमानी भी तो नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जायज है और बहुत ही बेसिक है कि आप ये बात कहेंगे। बहुत ही बुनियादी बात है ये कि आप आकर के कहेंगे। और कभी तो संसद, वैसे भी कभी, हमारा तो मानना है कि हमेशा ही संसद के मंच का इस्तेमाल राजनीति साधने के लिए, चुनाव साधने के लिए नहीं होना चाहिए। वहां नीतिगत बातें होनी चाहिए, वहां पॉलिसी मेकिंग की बात होनी चाहिए, वहां वहां बड़ी बातें होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता, ये दुर्भाग्य की बात है। धीरे धीरे इसमें और ये डिटोरिएशन आ रहा है। बात है। चलिए संसद से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक एक सवाल जो पिछले 2 महीने से मैं जितने ऑफ कैमरा कर चुका हूं और जितने हमारे गेस्ट आए हैं, सबसे मैंने यही चर्चा की है कि भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले, अभी मैं आपसे बातचीत करने आ रहा था तो कुछ लिंक खोल करके पढ़ रहा था, 1 हफ्ते पहले का लिंक है कि बस नाम की घोषणा होने वाली है, नाम पता ही चलने वाला है, इन 5 राज्यों से चुने जाएंगे, ये 4 नाम है जो चुने जाएंगे, इस नाम पे आरएसएस ने वीटो लगा रखा है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष न चुन रही हो, किसी बड़े, मतलब बड़े पद का चुनाव हो रहा हो। हालांकि वो पद भी बड़ा है, लेकिन मैं कह रहा हूं किसी बड़े संवैधानिक पद के चुनाव में जितनी झंझटें नहीं आती हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनने में उतनी झंझट दिख रहा है। क्या खबर है? मतलब आप बता चुके हैं कि बीजेपी से कोई खबर बाहर नहीं आती है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, खबर ना हो तो आपका अनुभव क्या कहता है, मामला कहां रुका हुआ है? देखिए, एक तो मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में रुका हुआ है। एक लाइन में कुछ नहीं, कोई संघ के साथ, संघ की बात के हिसाब से, संघ के कहने से कोई अध्यक्ष नहीं नियुक्त होने जा रहा है। इस बात को हम अभी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। हाँ, संघ में एक व्यक्ति है जिनकी जिनकी जिनका बहुत ही बढ़िया जिनकी केमिस्ट्री है प्रधानमंत्री के साथ, उनका नाम सुरेश सोनी है। सुरेश सोनी साहब जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में हैं। और ये भी एक बात कही जाती है बड़ा उस सर्कल में कि उन्होंने एक बार मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री की बात करा करके जो गतिरोध कही है ओवरऑल अध्यक्ष पद को लेकर के नहीं, उसको दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो सुरेश सोनी साहब जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो हैं, और अमित शाह जी हैं। इन 3 लोगों को एक फैसला करना, मतलब फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करना है। संघ की ओवरऑल जो बाकी लोग हैं, जिसमें मोहन भागवत हो या दत्तात्रेय होसाबले हो या अरुण कुमार हो, इन सब का रोल कोई हमको नहीं दिख रहा है कि होने वाला है। उसमें सुरेश सोनी का एक रोल होगा। सुरेश सोनी ने अपने पसंद का मुख्यमंत्री बनाया मध्य प्रदेश में, उन्होंने अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया वहां। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनकी पसंद का बने, इसकी वो कोशिश कर रहे हैं। और उनकी पसंद शिवराज सिंह चौहान थे, पता नहीं क्यों उनके नाम पर सहमति नहीं बनी। तो ये एक जो सूचना है हमारे पास, ये सूचना है। लेकिन कई चीजें अटकी हुई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अटका हुआ है और कोई भी पत्रकार, राजनीतिक पत्रकार, ये नहीं पूछ रहा है कि गुजरात का मामला क्यों अटका हुआ है। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के 5 साल पूरे हो गए और वो 1 साल से ज्यादा समय से केंद्रीय मंत्री हैं सीआर पाटिल। तो वहां क्यों नहीं अध्यक्ष नियुक्त हो रहा? वो तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है। तो 5 साल से एक अध्यक्ष हैं और 1 साल से दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 1 साल 2 महीने, 1 साल 2 महीने होने जा रहा है। और यही हाल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष क्यों नहीं नियुक्त, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहा है? इसको अगर कोई ब्राह्मण नाम चल रहा है मेरे ख्याल से यूपी के अध्यक्ष के लिए। नहीं, नाम तो
ब्राह्मण में दिनेश शर्मा का भी है और राकेश द्विवेदी का भी नाम है, तो ब्राह्मण नाम तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो ने 2 दलित नाम भी हैं, 2 पिछड़े नाम भी हैं। वो नाम की का मामला नहीं है। हमारा कहना है विकास जी, अगर ये गुत्थी सुलझ जाती है उत्तर प्रदेश और गुजरात की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी गुत्थी सुलझ जाएगी। अब एक बात उसमें ओके। जो हमारा अनुभव है, हमारा अपना अनुभव है, हम ये किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया। और ये बड़ा डेलिबरेट है कि आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी के बाद राजनाथ सिंह, जब वो जिन्ना प्रकरण के बाद हटे लाल कृष्ण आडवाणी, तो राजनाथ सिंह बने, राजनाथ सिंह हटे तो नितिन गडकरी बने, नितिन गडकरी बने तो वापस फिर से राजनाथ सिंह बने, फिर उनकी जगह अमित शाह बने और उनकी जगह फिर जेपी नड्डा साहब बने। तो कोई पिछड़ा अध्यक्ष पिछले 20 साल से नहीं बनाया गया है। तो ये एक जो अब थोड़ी समझदारी हमको ये दिख रही है कि अगर आपने अति पिछड़ा प्रधानमंत्री हैं, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति हैं, और यही चर्चा चल रही है कि कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित समाज के व्यक्ति को आप उपराष्ट्रपति बनाएं, तो ये हम लोग उसको शॉर्टलिस्ट में ये कर सकते हैं कि अगली जाति का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये संभावना दिख रही है। एक तो 20 साल की हिस्ट्री जो हमने आपको बैलेंस भी हो जाएगा इससे। हाँ, तो वो बैलेंस करने के लिए तो वो एक संभावना है, लेकिन उसमें सुरेश सोनी साहब की बाधा है। वो कोई पिछड़ा अध्यक्ष बनाने के लिए बनाना चाहते हैं। मनोहर लाल खट्टर का नाम लगभग तय हो गया था, उस पर संघ में भी जो भी लोग थे उनकी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसको उनके नाम को अमित शाह जी ने विटो किया। ऐसी सूचना है कि वो, चूंकि उनकी निष्ठा पूरी तरह से उनकी स्वामी भक्ति प्रधानमंत्री के प्रति, तो ये कुछ ना कुछ खींचतान उत्तर प्रदेश और गुजरात को लेकर के चल रहा है और उसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मामला अटका हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा समय और लेंगे आपका और चलते हैं अपने गृह राज्य, हम दोनों का गृह राज्य बिहार। बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और अभी अभी जानकारी आई है, आज ही जानकारी आई है कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो बिहार में 5 दिनों की यात्रा करेंगे। और पिछली यात्रा जो राहुल गांधी की हुई थी उसमें तेजस्वी यादव शामिल नहीं थे और मुझे लगता है कि उनके मतलब एनडीए गठबंधन के किसी दूसरी पार्टी का नेता नहीं था उसमें शामिल। लेकिन इस वाले ये जो 5 दिनों की पद यात्रा उनकी होगी या रैली होगी, उसमें तेजस्वी यादव शामिल होंगे, ये जानकारी पहले दिन ही आ गई है। तो ये जो रैली होगी राहुल गांधी की, उसमें कांग्रेस एसआईआर का मुद्दा उठाना चाह रही है या फिर कांग्रेस क्या चाह रही है? राहुल गांधी को 5 दिनों के लिए बिहार ले जाकर कांग्रेस क्या करना चाह रही है? एनडीए गठबंधन क्या करना चाह रहा है? देखिए, अभी जो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन जिसको बिहार में बोलते हैं, उसमें अभी बिल्कुल ही एकता नहीं दिख रही थी। इस साल में 2025 में राहुल गांधी की 5 यात्राएं हुई हैं और हर यात्रा में उन्होंने अकेले कार्यक्रम किए। एक बड़े दलित नेता हुए थे, आजादी की लड़ाई में शामिल रहे थे, जगलाल चौधरी, उनकी जयंती का कार्यक्रम था तो राहुल गांधी ने अकेले किया। वो अंबेडकर छात्रावासों का एक कार्यक्रम हुआ, वो भी अकेले किया। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जिसका नेतृत्व कर रहे थे कन्हैया कुमार, उसमें शामिल हुए, वो भी अकेले किया। उनके सारे कार्यक्रम अकेले हुए। कांग्रेस ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है और इसका मकसद जो पिछले चुनाव में 70 सीटें मिली थी उनको रिटेन करना या उसमें कम से कम सीटें लूज करना। अलायंस के सीट बंटवारे में कांग्रेस को कम से कम सीटें छोड़नी पड़े, इसके लिए दबाव की राजनीति थी और अपनी इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी बने, क्योंकि एक दलित लीडरशिप को लेकर के और बहुजन राजनीति को लेकर के कांग्रेस ने अपनी राजनीति अपने को आगे किया हुआ है बिहार। तो इसके लिए दबाव की राजनीति थी। अब ऐसा लग रहा है कि सीट बंटवारा कहीं ना कहीं सुलझ रहा है। एक तो ये कारण लग रहा है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ यात्रा करने को तैयार हो गए। सीट बंटवारा कहीं ना कहीं सुलझ रहा है, आपस में सहमति बन रही है। दूसरी बात यह है कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये बहुत बड़ी चुनौती दिख रही है इंडिया ब्लॉक को। लग रहा है कि इसका नुकसान हो सकता है चुनाव में, तो इस पर एक माहौल बनाना है बीजेपी के खिलाफ। जिस तरह से संविधान को लेकर के लोकसभा में बनाया गया था, वैसे विधानसभा में ये माहौल बनाना है कि जो ये एसआईआर है वो सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम काटने की कवायद नहीं है, बल्कि उससे तमाम सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं उनसे नाम कट जाए। ये मैसेज देना है दलितों में, पिछड़ों में, गरीबों में। तो उनको ये मैसेज दे करके, तो ये मैसेज बड़े पैमाने पर कैसे देंगे, मतलब इसको एक ग्रैंड इवेंट कैसे बनाएंगे? तो ग्रैंड इवेंट तब बनेगा जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ होंगे। तो एक ग्रैंड इवेंट बनाने की कोशिश हो रही है और उसके लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। क्योंकि पता है, आपको भी पता है कि जब राहुल गांधी सड़क पर उतरेंगे और उनके साथ तेजस्वी यादव होंगे तो बड़ी खबरें होंगी, राष्ट्रीय मीडिया में भी बड़ी खबर बनेगी, उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। तो उसको इम्पैक्ट बनाना है। ये 2 कारण हमको समझ में आ रहे हैं। एक तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच सीट बंटवारे को लेकर के एक सहमति बनने की दिशा में वो लोग
बढ़ गए हैं, जिसके लिए अब कांग्रेस को दबाव की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे कि इसको बहुत इंपैक्टफुल बनाना है एसआईआर के आंदोलन को। इसके पहले भी 9 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, 9 जुलाई को विकास जी, उसमें भी राहुल गांधी शामिल होने गए थे। वो जो बिहार बंद जी था, जो चक्का जाम किया गया था, उसमें भी थे राहुल जी गांधी गए जी थे। और तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने मंच साझा किया था, जिस मंच पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया गया था। तो नहीं सबने चढ़ने देखा दिया कि गया था। उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। तो वैसा ही एक इम्पैक्ट बनाने के लिए, इम्पैक्टफुल इवेंट क्रिएट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। एक आखिर में एक सवाल, बिहार की जब बात होती है तो प्रशांत किशोर की चर्चा थोड़ी बहुत बनती है। हर हफ्ते उनकी तरफ से, हम लोग पटना में थे पिछले हफ्ते, और प्रशांत किशोर ने जैसे जो उप मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में अभी फिलहाल, उसमें से एक सम्राट चौधरी को लेकर के जो निशाना साधा उनकी पढ़ाई लिखाई और तमाम चीजों को लेकर के, मेरा अपना एक आकलन है, प्रशांत किशोर जितने फ्रंट फुट पे आकर के हर मुद्दे को खेलते हैं, अभी पिछले कुछ दिनों से वो बीजेपी पे भी लगातार हमलावर हैं, क्योंकि उन पे बहुत आरोप लगे कि वो बी टीम है बीजेपी की, ये आरोप प्रशांत किशोर पे लगते रहते हैं। एसआईआर जो मुद्दा है उसमें प्रशांत किशोर उतना हमलावर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप कहां से देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है या नहीं प्रशांत किशोर उसमें भी हमलावर हैं, आप नहीं, मानते हैं? उसमें तो वो उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, वो एसआईआर के मामले में जा ही नहीं रहे हैं। वो ये कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज बना रही है आरजेडी कांग्रेस को लेकर के, कि ये लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि घुसपैठियों को वोट न कटे, फर्जी वोट नहीं कटे। ये देखिए, ये परसेप्शन क्रिएट किया है बीजेपी ने कि आरजेडी कांग्रेस इसलिए इसको हमलावर है क्योंकि वो चाहते हैं कि फर्जी वोटर बने रहे और उस फर्जी वोटर का वोट डलवाया जाए, उस समय बोगस वोटिंग कराई जाए, खासतौर से सीमांचल के इलाके में। तभी वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप चाहते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए वोटर लिस्ट में रहें? क्या आप ये जानते हैं कि मर गए जो लोग हैं वो वोटर लिस्ट में रहें? तो ये एक उस पर घिरी हुई आरजेडी, एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है जो एंटी आरजेडी वोट है, कि जो मतदाता समूह है उसके बीच, की आरजेडी का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये तुष्टिकरण की वजह से कर रहे हैं। और देखिए, बिहार देश के 4-5 राज्यों में है जहां एडल्ट आबादी और मतदाता वोटर का जो रेशियो है, उसमें वोटर का रेशियो ज्यादा है, एडल्ट आबादी से ज्यादा वोटर है बिहार में। आज ही ये चार्ट छपा हुआ है द हिंदू में, योगेंद्र यादव का जो लेख है उसमें उन्होंने एक चार्ट दिया है। कई राज्यों में तो बहुत ज्यादा है, 116% तक है, लेकिन बिहार में भी 100% से ज्यादा है, एडल्ट आबादी के से ज्यादा मतदाता है। तो ये एडल्ट आबादी से ज्यादा मतदाता होना तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है ना कि फर्जी वोट बने हुए हैं, या जो लोग मर गए हैं या जी शिफ्ट कर गए हैं उनके वोट है वो हटने चाहिए है। जी तो ये प्रशांत किशोर इस बात को समझ रहे हैं कि वो कोई लाइन इसमें नहीं लेना चाह रहे, इसलिए वो इस पर चुप है। वो कोई लाइन नहीं लेना चाह रहे कि उनको भी ब्रांड कर दिया जाए कि ये घुसपैठियों के समर्थक हैं या रोहिंग्या के समर्थक हैं, बांग्लादेशी के समर्थक हैं। इस तरह से ब्रांड न किए जाए, इसलिए वो इस पर कोई लाइन नहीं ले रहे हैं। और उनको ये पता है कि मतदाता सूची जब आएगी तो जो एक बड़ा समूह, बहुत छोटा समूह है जिसका नाम कटे, तो इसलिए वो इसको लेकर के बड़ा इशू नहीं बना रहे। उनको लग रहा है कि ये उतना बड़ा मामला नहीं है, जबकि मामला नहीं, कांग्रेस और आरजेडी को लग रहा है कि फिलहाल बिहार में यही सबसे बड़ा मामला है बिल्कुल। ना? एक आखिर में बस मुझे बता दीजिए, चिराग पासवान का क्या देख रहे हैं? चिराग पासवान को लेकर के आप बिहार में, खासतौर पे एनडीए में उनकी स्थिति क्या है? वो क्या मांग कर रहे हैं? कहाँ है चिराग पासवान इस चुनाव में? वो हवा में है, जमीन पर है, या फिर वो हवा से भी ऊपर है? मतलब क्या देखते हैं? देखिए, आप ऑफ कैमरा, आपके प्रोग्राम का नाम है, अगर आप गॉसिप सुनना चाहेंगे कि गॉसिप हो जाए, तो गॉसिप ये है कि वो छोड़ देंगे एनडीए को, और उधर से मुकेश सहनी छोड़ देंगे इंडिया ब्लॉक को, और फिर दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। फिर चुनाव के बाद असेंबली हंग हो जाएगी, किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा, तो उनके पास जो सीटें होंगी, मुकेश सहनी के पास जो सीटें होंगी, उनको प्रशांत किशोर समर्थन दे देंगे। और फिर जो काम इनके पिताजी 2005 के पहले चुनाव में 29 सीट जीत करके नहीं कर सके थे, वो काम ये कर देंगे कि हमारे पास चाबी है, अच्छा। हमको मुख्यमंत्री बनाओ, तो हम हमारे साथ आ जाओ, हमको मुख्यमंत्री बना दो, तो सब आदमी हमको समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बना। ये गॉसिप है, मतलब ये बिहार की गॉसिप है, दिल्ली में भी ये गॉसिप चल रही है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है इस बात में। विकास जी, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी गठबंधन छोड़ने की उनकी कोई संभावना नहीं है। एक तो वो मंत्री पद छोड़ नहीं सकते हैं, भारत सरकार का मंत्री पद है, और पिछली बार आपने देखा था कि उनकी पार्टी टूट करके अकेले बच गए थे, 5 लोग दूसरी तरफ चले गए थे, घर वर सब खाली हो गया था जी जनपद का, जहां उनके जी पिताजी शुरू से रहे थे। तो अभी भी अगर वो पार्टी छोड़ना चाहें तो 2 मिनट लगेगा उनकी पार्टी टूटने में। वो और उनके जीजाजी 2 लोग बचेंगे, बाकी 3 लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो विधायक उनके पास कोई है नहीं। तो वो जो सारे टेंट्रम दिखा रहे हैं, वो अपने सीटों की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है कि हमको, उनको बहुत कम सीटें ऑफर की जा रही है।
क्योंकि एनडीए की तरफ सीट है नहीं, और उनके जो बहनोई हैं, कितनी सीटें ऑफर की जा रही हैं? उनके जो बहनोई बता रहे हैं, उनकी जो बहनोई हैं अरुण भारती, उन्होंने एक दिन एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में जेडीयू के एक बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके सामने सीट बंटवारे की बात छेड़ दी। तो उन्होंने झिड़क दिया उनको, उन्होंने कहा कि ये जगह थोड़े है सीट बंटवारे की बात करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आपका अलायंस हमारे साथ नहीं है, आपकी जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसका अलायंस जेडीयू से नहीं है, आपका अलायंस भारतीय जनता बीजेपी के पार्टी साथ। से। आप भारतीय जनता पार्टी से बात करिए, हमारा भी अलायंस भारतीय जनता पार्टी से, हम उनसे बात करेंगे। तब से ज्यादा बौखलाहट हुई, तब से ज्यादा बेचैनी हुई, ये लग गया कि सीटें उतनी नहीं मिलेंगी। सीटें अगर 204 से 205 सीटें, 6 सीटें बंटने वाली हैं बीजेपी जेडीयू। अब उसके बाद 37-38 सीटें बचती हैं, 36-37 सीटें बचती हैं, जिसमें आप तय मान के चलें कि 17-18 सीटें जो है चली जाएंगी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। तो 20 सीट के करीब बचती है चिराग पासवान के लिए। तो अच्छा, इतनी ही एक चीज बताइए जी। नहीं नहीं, पूरी करिए आप बात। हाँ, इतनी ही सीटें उनके पास ऑफर में है कि 18 से 20 सीटें आपको मिल सकती हैं। अच्छा, अब मैं जो आप कह रहे हैं उससे एक टाइमलाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि चिराग के जीजा जी एयरपोर्ट लाउंज में, वीआईपी लाउंज में जेडीयू के एक नेता से सीट बंटवारे की बात करते हैं और वो झिड़क देते हैं। उसी के बाद क्या चिराग थोड़ा बिहार सरकार पे लेके ज्यादा ही हमलावर हो गए? इशारों इशारों में उनके जीजा जी भी मतलब कुछ कड़े और ऐसे ट्वीट करने लगे जिससे चर्चा गर्म हो गई। ये उसके पहले की मुलाकात होगी क्या? मैं मतलब अंदाजा लगा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसी के बाद का ये क्रोनोलॉजी यही है कि पहले वो घटना हुई जब जेडीयू ने झिड़क दिया और कहा कि आप बीजेपी से बात करिए, हमारे से आपका तालमेल नहीं, हमारे हमसे आपका गठबंधन नहीं है। उसके बाद ही ये सारी चीजें शुरू हुई है। उसके बाद ही अपने इनको तभी समझ में आया। पहले तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के यहाँ जा करके अपने एमपीज को लेकर के गए, और चिराग पासवान पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दरभंगा की सभा में कहा कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब ये घटनाक्रम हुआ, जब उनको समझ में आया कि जेडीयू सीट देने को राजी नहीं है, जेडीयू बीजेपी के ऊपर डाल रही है, और बीजेपी में जब विनोद तावड़े मिले चिराग पासवान से, तो उन्होंने कहा कि आप नीतीश जी से बात कर लीजिए। अब ये दोनों तरफ इनको बीच में पेंडुलम की तरह घुमा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनसे बात कर लीजिए, वो कह रहे हैं इनसे बात कर लीजिए। तो इन्होंने अपनी एक पोजिशनिंग शुरू की, और अपने इसमें फिशिंग इन ट्रबल वाटर जिसको बोलते हैं, वो प्रशांत किशोर ने शुरू कर दिया कि भाई यहाँ झगड़ा अगर एनडीए में है तो किसी की तारीफ कर दो, इससे क्या इससे कोई नुकसान तो होता नहीं है। और हम लोगों ने देखा उपचुनाव में कितना फायदा हो गया था प्रशांत किशोर को। इमामगंज की सीट पर प्रशांत किशोर ने जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बना दिया था, और पासवान कैंडिडेट होने की वजह से चिराग पासवान गए नहीं, उन्होंने प्रशांत की तारीफ कर दी, और नतीजा ये हुआ कि 37,000 वोट आ गया प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को, और जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी हारते हारते चुनाव जीती। तो ये दोनों के लिए फायदे की बात है। तो फिशिंग इन ट्रबल वाटर हो रहा है उधर प्रशांत किशोर की तरफ से, चिराग पासवान के पास कुछ है नहीं, वो इन्हीं दोनों की कृपा पर निर्भर है कि बीजेपी जेडीयू क्या देती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, ऑफ कैमरा के लिए वक्त निकालने के लिए, और इतने विस्तार से। हालांकि मैंने कहा था कि मैं कम समय लूंगा, लेकिन लगभग 40 मिनट समय में आपका ले चुका हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद विकास जी, बहुत आभार।